चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर जगह बार बार ये कंसेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। और सिंपल है, जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही सिंपल है। पहले लिखा है टोटल रेवेन्यू। अभी तक हम सब कॉस्ट 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 देखते थे, अभी थोड़ा रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन। टोटल मतलब क्या होगा? पूरा टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स क्वांटिटी, ये हो जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू। सॉरी, टोटल रेवेन्यू। एवरेज क्या होता होगा फिर? कुछ नहीं सर, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस वन। ये समझता है? बस यही है और कुछ भी नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है, बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। चलो देखते हैं। ये फॉर्मूले की तरफ एक बार ध्यान से देखो। नहीं, फॉर्मूले से नहीं बताता, पहले कंसेप्ट से बताता हूँ, फिर फॉर्मूला बताऊंगा। ये टेबल की तरफ देखिए एक बार। क्या ये टेबल आपको समझ में आ रहा है? आपको डेटा दिया है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, ऐसे 10 तक डेटा दिया है। 1 यूनिट बिकता है, टोटल रेवेन्यू 10 रुपये आता है। 2 यूनिट बिकते हैं, टोटल 18 आता है। 3 यूनिट बिकते हैं, टोटल 24 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप मुझे प्राइस बता पाओगे क्या, तो आप बता पाओगे कि कितने में बेचा होगा? नहीं बता सकते। 1 यूनिट 10, टोटल रेवेन्यू 10 रुपये आया, तो कितने में बेचा होगा? प्राइस क्या रखा होगा? सोचने वाली बात नहीं है, 10 रुपये रखा होगा। 2 पीस बेचा 18 रुपये में, तो प्राइस क्या होगा पर यूनिट? 3 पीस, हाँ कि ना? निकाल लिया मैंने प्राइस, आसान था। ये प्राइस और ये एवरेज रेवेन्यू सेम दिख रहा आपको? यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। सर ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? तो अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू? बराबर है, प्राइस इज इक्वल्स टू टी आर अपॉन क्यू। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बचपन में कभी LHS RHS मैथ्स में पढ़ा हो तो यहाँ क्या हुआ? प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। ये फॉर्मूले से है, और फॉर्मूले से नहीं भी देखो, प्रैक्टिकली देखो तो भी वैसा ही आता। समझ आया क्या ये? यानी एक बात अभी गांठ बांध के रख लो अच्छे से, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा सेम रहता है। क्यों रहता है ये आपको बता दिया। एग्जाम में क्यों नहीं पूछेगा, एग्जाम में बस MCQ आएंगे, और अपने को क्या है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस सेम रहता है, ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए और थोड़ी बात करते हैं। मार्जिनल क्या होता? मार्जिनल क्या होता? सर टोटल एन माइनस एन वो मालूम है हमको, ठीक है। तो ये पहले इसका 10 ही रहेगा, दूसरे इसका 18 माइनस 10 8, तीसरे का 24 माइनस 18 6। समझ रहे हो आप? आई होप समझ रहे हो, हाँ कि ना? चलिए, कैन टोटल रेवेन्यू बी नेगेटिव? टोटल रेवेन्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? अरे आने की बात कर रहे, जाने की सवाल। कैन मार्जिनल रेवेन्यू बी नेगेटिव? कैन इट बी जीरो? यस। कैन एवरेज रेवेन्यू बी नेगेटिव? क्योंकि टोटल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एवरेज कहाँ से होगा? कैन एवरेज भी जीरो? चांस ही नहीं है। टोटल जीरो, एवरेज यानी क्या? टोटल बाय क्वांटिटी। टोटल जब जीरो नहीं हो सकता तो एवरेज कैसे जीरो होगा? आई बात समझ में? 3 चीज समझ में आई? कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, बस बचा कुचा अपना जो ये चैप्टर में है वो इसी पे बेस्ड है। लेकिन थोड़े ग्राफ वाफ है, और ग्राफ का एनालिसिस अपने को करना है। बेसिक चीज़ें आपको बताई है, बेसिक चीज़ एक बार हम पढ़ भी लेते हैं, और ये बेसिक्स जो 3-4 अभी आपको बताया ये ध्यान में रखो। आपका एनालिसिस कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। अभी देख लेना, ठीक है। चलिए, एक चीज़ को और रिलेट करना पड़ता है, मार्जिनल रेवेन्यू को रिलेट करना पड़ता है मार्जिनल कॉस्ट से।
मार्जिनल रेवेन्यू को रिलेट करता पड़ता है मार्जिनल कॉस्ट से। तो चलो मेरे दो सवाल का जवाब दे दो। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो ये फायदे का सौदा है कि नहीं है? मार्जिनल रेवेन्यू, डिफरेंस इन रेवेन्यू ज्यादा है, डिफरेंस इन कॉस्ट है, तो प्रॉफिट है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट नहीं है लेकिन नुकसान भी नहीं है सर, जेब में से आ नहीं रहा तो जा भी नहीं रहा। मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। अब लॉस बंद कर देना चाहिए चुपचाप, लेकिन ये बंद करना कि नहीं ये डिसीजन हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले यूनिट में, कि बंद करना कि नहीं। अभी डिसीजन मत लो, अभी सिर्फ एनालिसिस करना है कि ऐसे डॉक्टर एक्सरे देख के कैसे एनालिसिस करता कि हड्डी टूटी है कि नहीं है, आप सिर्फ एनालाइज करो। डायग्नोसिस सीख करना बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? ये देख लिया बेटा सबने, अब पीछे चलते हैं। मैं चाहूंगा आप एक बार टोटल रेवेन्यू पढ़ लो। सिर्फ वो यहाँ तक, आगे का नहीं, बस वहाँ तक, जहाँ तक लाइन खींची। पढ़ लिया? समझ आया? अब टोटल रेवेन्यू, मुझे एक चीज बताओ, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बराबर। हमारा जो डिमांड कर्व है, याद करो अपने डिमांड कर्व को, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस गोज अप, डिमांड गोज डाउन। मान लो ये डिमांड कर्व डी है, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। जैसे जैसे सर प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा क्वांटिटी कम होती जा रही है, ये मालूम है? बराबर है? बराबर है ना? प्राइस 1 2 3 4 5, क्वांटिटी 1 2 3 4 5, और फिर वो सप्लाई से मैच होता है, इक्विलिब्रियम आता। बराबर। और सप्लाई कर्व कैसा रहता है ना? क्यों सर? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा। बराबर है, सबको मालूम। अब मेरे एक बेसिक सवाल का जवाब दे दो, जितना भी अभी आपको बताया उसके हिसाब से, दिमाग नहीं लगाना है, मन से जवाब दो। इन दो में से आपके हिसाब से टोटल रेवेन्यू कर्व कौन सा रहना चाहिए? ये ए कि बी? ए कि बी? जब प्राइस कम, क्वांटिटी कम, टोटल रेवेन्यू कम। प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा, टोटल रेवेन्यू और बढ़ा। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, टोटल रेवेन्यू और बढ़ा। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, टोटल रेवेन्यू और बढ़ा। तो कर्व कैसा जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप्ड। हाँ कि ना? तो ऐसा ही तो मेरा सप्लाई कर्व रहता था। और सोच के देखो, रेवेन्यू किसके जेब में आ रहा? सप्लायर के। तो सप्लायर के हिसाब से कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियसली। समझ आया क्या? ये क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, अपने को हिलना नहीं है। टोटल रेवेन्यू सप्लायर के हिसाब से है भैया, सप्लाई कर, नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप कभी नहीं रहेगा। अब वो एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, लेकिन उतने आपके सिलेबस में नहीं है। इलास्टिक इन इलास्टिक अगर डाल दिया बीच में तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो अगले यूनिट में, वो बाद में बताऊंगा, अगले के अगले तीसरे यूनिट में, कल स्टार्ट होगा। ये समझा कि नहीं समझा पहले ये बताओ? पक्का? चलो ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना बड़बड़ किया ये सब छाप के दिया है यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये रहा। ये है टोटल रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, जितना आउटपुट बढ़ेगा आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ते हैं, क्योंकि सप्लायर आउटपुट तभी बढ़ाएगा जब प्राइस ज़्यादा मिलेगा। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। क्लियर है क्या बेटा ये सबको? एवरेज रेवेन्यू तो बहुत ही आसान है। ए आर इक्वल्स टू टी आर बाई क्यू, एंड व्हाट इज टी आर? पी इंटू क्यू, क्यू क्यू कट, ए आर इक्वल टू पी। वाओ, ऐसा ही बताया था मैंने सिंपल बताया था, इसने मैथमेटिकली समझा दिया।
तो ये तय हो गया, ए आर इक्वल टू पी। कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, तुरंत बताए कि तुरंत इंस्टेंट याद आ जाना चाहिए। 2 और 2 4 कैसे याद रहता, वैसे भी याद रहना चाहिए। फिर भी कैलकुलेटर पे करते वो चीज़ अलग है। ये एग्जाम में कभी 17 और 13 जोड़ने का बोले ना, तो हम एक बार कैलकुलेटर पे करके देख लेते 30 होता कि नहीं होता। चलिए, मार्जिनल मालूम है, अच्छे से मालूम होगा मार्जिनल। मार्जिनल कैसे निकालते हैं, ये रहा। अगर 1 यूनिट का निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसा भी निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी। ये पता है कब फॉर्मूला लगाते हैं जनरली हम, जब क्वांटिटी एक से ज़्यादा चेंज हो रही है। अगर 1 चेंज हो रही है, 1 2 3 4 एक बढ़ रही है, तो फिर तो ये फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज इन क्वांटिटी हमेशा 1 रहेंगी और किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो तो उसका कोई असर ही नहीं होता, रहो या नहीं रहो, तो ये इसी पे रहता है। लेकिन मान लीजिए चेंज इन रेवेन्यू हुआ 20, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी हुई 2, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा अगर 1 का, तो आपको निकालना पड़ेगा 10, क्योंकि 20 जो चेंज हुआ वो 2 यूनिट के लिए चेंज हुआ, तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, 10। तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन फॉर्मूले के चक्कर में मत जाओ, अपने को तो मार्जिनल आता ना, क्या करना है, एन माइनस एन माइनस 1, और अगर 2 यूनिट चेंज हो रहे तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 3 यूनिट चेंज हो रहे डिवाइड बाय 3 कर दो, 1 यूनिट चेंज हो रहा है डिवाइड बाय 1 कर दो। डिवाइड बाय 1 करते तो उसका आंसर में कुछ रहता ही नहीं, मतलब आंसर में चेंज आता ही नहीं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से नोट से। ये तो समझ गए आप लोगों को, टी आर ए आर एम आर क्लियर है सबको, पक्का। चलिए अब मुझे थोड़ा सा ये फिगर्स का एनालिसिस बताइए, कुछ नहीं, फिगर्स का एनालिसिस। टोटल रेवेन्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा क्या सर, एक हद तक बढ़ गया, फिर सेम हो गया, फिर कम होते जा रहा। ये क्या लिखा है वही बताना है, नया कुछ नहीं। एवरेज रेवेन्यू कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, कम होते जा रहा। मार्जिनल कम हो रहा, जीरो भी हो रहा और नेगेटिव भी जा रहा। लेकिन हमेशा 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 एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन के ऊपर ही रहेंगी। देख लो, दोनों एक जगह से स्टार्ट हुए, ये 9 है, ये 8 है, यानी ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये हमेशा ऊपर रहेगा। यानी ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। छोटा नीचे ही रहेगा ना कि ऊपर जाएगा, वह कलयुग में कुछ भी होता है, लेकिन ठीक है अभी समझ लो आप, क्या बड़ा ऊपर रहेगा, छोटा नीचे रहेगा। तो ये बड़ा भाई, छोटा भाई, क्लियर है। ग्राफ देखे, इसको मैं एक ग्राफ भी बना सकता था चाहता तो, लेकिन 2 पार्ट में, ताकि लाइन अच्छे से समझे। हालांकि है ये एक ही ग्राफ। क्या देख के लग रहा है, पहले टीआर के तरफ देखिए। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, मैंने टोटल रेवेन्यू को प्लॉट कर दिया। ये जो टोटल रेवेन्यू दिख रहा ना, इसको मैंने प्लॉट किया। 1 यूनिट पे 10, 2 यूनिट पे 18, 3 यूनिट पे 24, 4 यूनिट पे 28, 5 पे 30, 6 पे 30, फिर कम होते होते ये रहा मेरा टोटल रेवेन्यू। बढ़ते गया 30 पे थोड़ा कांस्टेंट हो गया और फिर कम होना स्टार्ट हो गया। बराबर है, कुछ गलत किया मैंने? अरे गलत किया क्या? नहीं सर, क्या गलत है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल दोनों एक माह के पेट से निकले, 10 बजे शुरू हो गए, 10 पे शुरू हुए। ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, लेकिन ये 0 भी जा रहा है और सर नेगेटिव भी जा रहा है। बराबर है। याद करो, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ऐसा ही कुछ था वहाँ पे भी, था ना? लेकिन वहाँ मार्जिनल ऐसा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है। और सुनो, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व नहीं की। बोलो क्या? ये जो लाइन बनाई है, ये टाइम पास के लिए नहीं बनाई। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। बड़े काम की चीज है भैया, बड़े काम की चीज है। व्हेन टी आर इज मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। ऐसा कुछ पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट पे? नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे, उसमें क्या, याद नहीं है? नहीं है, खुशी की बात है। तो याद नहीं तो फिर इससे खुशी की बात क्या हो सकती है?
मैं बताता हूँ वापस। ये देखिए, when TP is maximum MP is 0। दिखा क्या, अभी याद आया? हाँ, मैं बोल रहा ना डायग्राम छप जाने चाहिए, दो ही तो डायग्राम छापने हैं, ये और वो ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तो छापने की भी जरूरत नहीं है। ये बेचारा सीधा सीधा तो है, ये क्या कर रहा, तकलीफ दे रहा क्या आपको? और तीसरा ये छापना है, ये बड़ा बदमाश डायग्राम है। कहाँ गया? हाँ, ये वाला, ये बहुत बेकार है, ये छापना है। बस इतना ही तो करना है, इतना नहीं कर सकते यार। पिक्चर के डायलॉग तो बराबर छपते अपने इसमें, ये भी छाप लो। ठीक है, गलती दिन छापना पड़ेगा, या तो एग्जाम में जाते बराबर बना देना। कई बार हम छोटे रहते तो एग्जाम में जाके वो a+b² = a² + 2ab+, वो लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सीधा जाके रफ पेज पे धड़ धड़ पहले फॉर्मूले लिखते थे। क्यों सर? बार बार टाइम पास, कौन टाइम पास करेगा एग्जाम में? बस वैसे ही थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन आएगा ये पक्का है, इससे क्वेश्चन आएगा ये तय है, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी। हर चीज का एक दूसरे से कोरिलेशन है, कोरिलेट करके पढ़ाने में ही मजा है, नहीं तो क्या फायदा फिर पढ़ाए जा रहे, समझ में तो आना चाहिए ना क्या कर रहे हैं अपन। चलिए वापस आते हैं, कहाँ थे हम? हाँ, 4th चैप्टर पर। ठीक है, अब इसको एक में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक में बनेगा तो कैसा दृश्य होगा ये भी आप देख लो। ये ऐसा रहेगा, ये अपना बेचारा चुपचाप, अरे ये तो तकलीफ है, ये ऐसा निकलेगा निकलेगा निकलेगा, ऐसा जाएगा, और ये यहाँ से शुरू होंगे, एक ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा, और इस पॉइंट पे जाए मैक्सिमम रहेगा। समझ आई बात? अलग अलग इसीलिए किया कि आपको समझ में आए। ये क्लियर है क्या? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू चेंज इन रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, MRD यानी डेल्टा है, टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा Q। ये बताया था आपको अभी मैंने, ये Q फॉर्मूला यूज करते क्योंकि जब दो दो यूनिट का चेंज आए तब, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपना नॉर्मल भी यूज़ कर सकते। चलिए ठीक है, अब जरा इसको एक बार मेरे कहने पे पढ़ो, रीड दिस। ये डब्बा, ये डब्बे को एक बार पढ़ने की कोशिश करो, देखो समझता क्या। समझा क्या? पूरा एक चीज अब समझ गई तो मेरे को समझा दो। वहां लिखा है लास्ट लाइन में, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम जीरो द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड स्लोप ऑफ TR इज जीरो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ TR इज जीरो? स्लोप ऑफ, हाँ वेरी गुड। ये जैसे ये डाइस है, इसका कोई स्लोप है क्या? सीधा है, बराबर है। वैसे ही ये जो कर्व है यहाँ पे सीधा हो जाता ना थोड़ी सी देर के लिए, आखिर है, इसलिए स्लोप जीरो। तो ये चीज और ध्यान में रखने वाली है। क्या ध्यान में रखोगे सर? व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, TR इज मैक्स एंड स्लोप ऑफ TR इज जीरो। और उसके बाद ये नेगेटिव स्लोप शुरू हुआ, ये पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब स्लोप, स्लोप ही नहीं है, मतलब सीधी सड़क हो गई ना, जीरो स्लोप। स्लोप मतलब क्या? ऐसा ऐसा, वो स्लोप होता है ना, सीधा रहा तो उसको स्लोप थोड़ी बोलते हैं आप। समझ आया क्या? पक्का? चलिए ठीक है, ये देखो अभी, अब जरा इसको मैं पढ़ता हूँ आपके साथ साथ। ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली कॉम्पेरेटिव फर्म के बारे में बात है। किसके बारे में बात की है? परफेक्टली कॉम्पेरेटिव। अब बताओ मुझे परफेक्टली कॉम्पेरेटिव क्या होता?
तो ऐसा सा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पार्ले जी बिस्किट याद कर ले, कॉम्पिटिटिव फर्म है, प्राइस चेंज होता क्या नहीं, फर्म इज प्राइस मेकर और टेकर, टेकर जो प्राइस मार्केट ने तय किया वो रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये रेवेन्यू, ये क्वांटिटी और ये प्राइस जो है ये फिक्स है, और ये कहता है एवरेज इज इक्वल्स टू मार्जिनल, यानी एवरेज वाली लाइन और मार्जिनल वाली लाइन दोनों, ये लाइन दोनों यही है, एक दूसरे के पीछे छुप गई है। अभी हमने देखा था एवरेज रेवेन्यू लाइन ये रहती है, मार्जिनल रेवेन्यू लाइन ये रहती है। घड़ी का काटा है, 4:25 हुए हैं और 4:20 पे क्या होता, दोनों कांटे एक दूसरे के पीछे हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? अरे ये छोटा कांटा बड़ा कांटा 4:25 हो गए ना, तो 4:20 पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पीछे हो जाएंगे ना। तो ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के बीच में हो गए। ये देखो 3:15 बजी है, तो 3:15 बजे से होता ना यार, तो कैसे हो रहा है ये, क्यों ऐसा हो रहा? तो ये बोलते परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में ऐसा होता है। ठीक है, इसके बोलने पे नहीं जाते हम, देखते हैं होता क्या, देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस तो फिक्स रहता है कि नहीं रहता? रहता है। प्राइस को चेंज कर सकते क्या अपन? नहीं सर, कोई चांस ही नहीं है प्राइस को चेंज करना। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी, यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल रेवेन्यू, यहाँ मैं लिखता हूँ एवरेज रेवेन्यू, यहाँ मैं लिखता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस पार्ले जी का 5 रुपया मैंने फिक्स कर दिया, बराबर है? पक्का? क्वांटिटी टेबल दिख रहा ना बेटा सबको कि नहीं दिख रहा? क्वांटिटी 1, टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 1 बेचा, 5 में बेचा ना यार। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल, बोलो। बोलते जाओ ना, सही सही बोलो, जो आपको लग रहा वो बोलो। तीसरी बेचा 15। यहाँ क्या ड्रॉ किया अपन ने? टोटल, एवरेज और मार्जिनल ड्रॉ किया। टोटल रेवेन्यू कैसा निकलेगा परफेक्ट कंपटीशन का, बताना वाला? सर ये ऐसा बढ़ते जाएगा चुपचाप अपना, ये यहाँ वो स्लोप स्लोप कुछ नहीं रहेगा, सीधा सीधा बढ़ते रहेगा ये, क्योंकि टोटल बढ़ते ही जाना है ना, वो ऐसा जाके ऐसा होने ही नहीं वाला। ठीक है, इसके बाद ज़रूरी चीज़, ये तो मिटा देता मैं वापस, अभी ध्यान दो। एवरेज रेवेन्यू 5 5 5, क्यों? क्योंकि एवरेज इज इक्वल्स टू प्राइस, ये तो हमने तय कर ही लिया था, और प्राइस कितना है? 5 रुपया। मार्जिनल भी बराबर उतना ही बढ़ रहा, हाँ कि ना? अच्छा चलो एक जादू बताता हूँ, ये 8 हो जाएगा अगर गलती से, सीधा 2 लेने वाला आ गया कस्टमर, तो ये कितने हो जाएंगे? ये कितना रहेगा? ये कितना रहेगा? वेरी गुड, 10 रहेगा ना? हाँ मेरे को लगा ही था 10 बोलोगे। अभी आपको बताया 2 यूनिट में एक साथ चेंज होए, तो फिर ऐसा दिमाग लगाना, पर यूनिट निकाल लेना। चेंज इन टोटल रेवेन्यू 10, तो चेंज इन क्वांटिटी 2, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना? अभी बताया था कि नहीं बताया था? अब भी गलती की है, इसीलिए मैंने ये बताया। एग्जाम में करोगे, यहाँ जितना करना है कर लो, साथ में वो भी देख लेना कितने यूनिट में बदल आ रहा भैया, नहीं तो बस समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या रहेगा? 5। नहीं तो अभी आप तो लॉ गलत साबित कर देते थे। सर ये लाइन देखो ना 10 हो गई, यानी परफेक्ट कंपटीशन में दोनों लाइन एक दूसरे के पीछे रहेंगी। दैट मीन्स AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। हाँ कि ना? बोल सकते हो? यस। बोलो, कोई डाउट है? एक और लिखो। हो सकता है? अरे भाई प्राइस फिक्स है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड भी तो तुम्हारी बढ़ते जा रही। इस पॉइंट पे ये डिमांड, इस पॉइंट पे ये डिमांड, इस पॉइंट पे ये डिमांड, हाँ कि ना? लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उस हिसाब से बढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, अभी ये कंसेप्ट बताऊंगा तो जल्दबाजी हो जाएंगी, अभी नहीं बताते, आपको 3rd यूनिट में ही बताएंगे। AR इक्वल टू MR इक्वल टू P। अभी के लिए इतना ठीक है?
क्यों सही है? प्राइस टेकर सब बताएंगे। नहीं नहीं, सब नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझना ना, कल कल से शुरू होगा ना भैया, क्यों जल्दबाजी कर रहे, पूरा बताएंगे। हाँ नहीं ना, वो तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मेरे को तो पूरा मालूम है यार, मेरे को तो आता ही है, मैं पढ़ा हुआ है। नहीं 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 होगा भैया, मेरे रहते तब तक कोई मिस नहीं होगा, मत चिंता कर। हाँ ठीक है, ये क्लियर है क्या सबको? तो ठीक है, अब इलास्टिसिटी को भी बीच में डाल के देख लेते हैं। इलास्टिसिटी हमारी कहीं छूटती थोड़ी है। ए आर, एम आर, टी आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड पे कितना असर पड़ता है, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। बराबर है। एक फॉर्मूला है इस चीज के लिए, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। सर क्यों बना फॉर्मूला? रीजन तो होगा ही। हमको रिलेशन किसके बीच में निकालना है बेटा? पहले एम आर और ए आर और इलास्टिसिटी, इनका संबंध निकालना है। टोटल तो टोटल ही होता है, उसका चिंता नहीं है। एवरेज, और कौन सी इलास्टिसिटी निकालना है? प्राइस इलास्टिसिटी। तो सर यहाँ ए आर क्यों लिखा? ए आर इसलिए लिखा क्योंकि ए आर इज इक्वल टू प्राइस, अभी सिखाया था ये, है ना। तो ए आर लिखो या प्राइस लिखो, बात एक ही है। और प्राइस को इलास्टिसिटी का तड़का लगा दिया तो एम आर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये तड़का कैसे लगाया है ये देखते हैं। यहाँ कुछ लिखा है, E इज इक्वल्स टू 1, E इज ग्रेटर देन 1, E इज लेस देन 1। तो कुछ मत करो, ये फॉर्मूले में E की वैल्यू लगा के देखो, अपना दिमाग नहीं लगाना, पहले फॉर्मूले में वैल्यू लगा के देखो। कहाँ है बेटा फॉर्मूला? ये रहा फॉर्मूला। यहाँ अगर मैं E1 लिखता हूँ, यहाँ पे यदि मैं E1 लिखता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग। तो इलास्टिसिटी विल बी, इलास्टिसिटी सॉरी एम आर विल बी 0। हाँ कि ना? अगर मैं इसको लिखता हूँ ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन, मान लीजिए मैं 2 लिख देता हूँ, अब क्या होगा? 2 माइनस 1 1, 1 डिवाइड बाई 2 समथिंग कुछ तो भी होगा, और दिस इंटू दिस पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर यहाँ मैं 1 से कम लिखता हूँ 0.5, तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। यानी टी आर और एम आर में कितना फर्क होगा ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बताएगा, क्योंकि एम आर भी प्राइस के कारण निकलता है और ए आर तो खुद ही प्राइस है। सॉरी, ए आर और एम आर में कितना फर्क होगा, कैसा होगा, ये इलास्टिसिटी बताएंगी। तो कैसे? इधर देखो, ये लिखा था ए आर, और एम आर लिखता हूं, ठीक है। ऐसे बनाया था हमने एम आर। ये फर्क किस चीज का है? इलास्टिसिटी का। यहां अगर बनाया एम आर, कुछ फर्क नहीं है, बहुत नहीं के बराबर। और इसी के ऊपर एम आर बनाया, मतलब इलास्टिसिटी 1 या सॉरी 0, कुछ भी इलास्टिक नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। और इसके ऊपर तो ये कभी जा नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कम ज़्यादा ज़रूर होंगे, ठीक है। स्लोप, खैर इसकी बात, ये टेक्निकल बात हो गई, ये बात हम नहीं करेंगे। हम पहले इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, जो हमारे को दिया हुआ है। ये देखो, ये देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया सर। एक ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है। एवरेज रेवेन्यू कर्व को जरा ध्यान से देखो, इस ऐसा ही रहता आपका डिमांड कर्व, याद है क्या? डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहता है। इसीलिए मैंने वहाँ ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डी लिख दिया था। मैं बोला था बाद में बताऊंगा कंसेप्ट, आधा कंसेप्ट यहाँ है, आधा कंसेप्ट थर्ड यूनिट में। पहले यहाँ का समझते हैं क्यों ऐसा है ये इसीलिए ऐसा है। और टोटल रेवेन्यू कर्व वो ऐसा जा रहा था, याद है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का, ये ऐसा। पेज नंबर अगर आप देखो तो आपको दिखेगा 4.5 पे, ये देखिए, ये 4.5 पेज पे टी आर ऐसा जा रहा था, तो इसको हमने क्या बोला? सप्लाई कर्व कह दिया।
अब ये ऐसा जा रहा है तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल डिमांड करके जैसा है। ठीक है, तो भैया डिमांड करके जैसा बिहेवियर है तो इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं। डिमांड करके इलास्टिसिटी निकलती है ना, तो कैसे निकलती है? पॉइंट मेथड याद है? अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी निकालने तो क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर भी सेम है ये भी सेम है, आंसर आएगा 1। याद है ये मेथड? यहाँ पे निकालनी है तो लोअर अपॉन अपर, अपर ज़्यादा है लोअर कम है, मतलब लेस देन 1। यहाँ पे निकालना है तो लोअर 3 है अपर 1 है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे निकालना है तो लोअर बहुत सारा है अपर कुछ भी नहीं है, तो इलास्टिसिटी, जल्दी बोलो, किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो इनफाइनाइट हो जाता है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कैसे सर? लोअर 0 है अपॉन अपर 4 है, कुछ भी लिखो इसका आंसर 0 आने वाला। पता है क्या ये बराबर है? ए आर कर्व बना दिया, एम आर कर्व ये डॉट 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 लाइन में आपको दिख रहा है, ऐसा ही रहता। हाँ, जैसे ही ए आर कर्व की इलास्टिसिटी 1 होती है, एम आर हो जाता 0। बराबर है क्या? ये देख लो, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा। जैसे ही इलास्टिसिटी 1 हो जाती है, एम आर हो जाता 0। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहती है तो एम आर पॉजिटिव रहता है, ऐसा। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कहाँ है बेटा? यहाँ 1 है, यहाँ 1 से कम है, यहाँ पूरी जगह पे ग्रेटर देन 1 है, बराबर है। तो ये पूरी जगह पे एम आर रहेगा पॉजिटिव। देख लो, ये पूरे एरिया में एम आर पॉजिटिव है। और जैसे ही इलास्टिसिटी 1 से कम हो गई, एम आर सीधा नेगेटिव चला गया, देख लो, बराबर है। देख लो, यहाँ भी देख लो, जैसे ही ये ए आर लेस देन 1 हो गया, एम आर नेगेटिव हो गया। समझ आया क्या? पक्का, एकदम बिल्कुल पक्का सबको? चलो ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि क्या बीमारी हुई, एक्सरे कैसे देखना। एक्सरे देख के बिहेवियर करता है डॉक्टर, आप एकदम ठीक हो, अरे आपको तो एडमिट करना पड़ेगा, आप मरने वाले हो, ऐसा कुछ तो ही बताता कि नहीं बताता? तो मरने वाले कब रहेंगे? जब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर। आप मरने वाले हो, शट डाउन कर दो, चुपचाप बैठ जाओ। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, अरे और जियो, आपको कुछ नहीं है। और इक्वल रहा तो बेटा जी के कोई फायदा नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, जीना है जियो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ये तो ठीक है, डॉक्टर ने बोला, अब अपन इकोनॉमिक्स में भी देख लेते क्या होता है। ठीक है, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, ये एक बार जरा इसको देखना, ध्यान से देखना। एक कर्व का नाम है मार्जिनल कॉस्ट, ये दो अलग अलग ग्राफ है, फिर बता रहा हूं। ये कर्व है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मैं पढ़ाऊंगा ये पूरा, वापस हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले ये आपकी सोच कितनी जा रही है मेरे को ये देखना है। ये है मार्जिनल रेवेन्यू, बराबर है। सिर्फ पहले ग्राफ के तरफ ध्यान दो, यानी इस पे बेटा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कभी भी दो चीज जुड़ती है इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये इक्विलिब्रियम के पहले का एरिया, मैं किसकी बात कर रहा? इक्विलिब्रियम के पहले का एरिया, इसके अंदर क्या ज्यादा है और क्या कम है, जरा बताओगे? ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट लाइन है। ये ऐसे क्यों बनी बेटा? मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता, कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाती, और जैसे जैसे रेवेन्यू कॉस्ट कम होती, आउटपुट बढ़ता है, तो आपका रेवेन्यू कम होता जाता। ये भी कैसे आया ये भी बताऊंगा। मार्जिनल रेवेन्यू लाइन ये तो आपने देखी है, मार्जिनल कॉस्ट लाइन ऐसी रहती है क्योंकि टोटल रेवेन्यू से इक्वल रहती है, वो बात बाद में करते हैं। लेकिन पहले ये बताओ, इस पॉइंट के पहले, पूरा पहले मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है
मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, यानी क्या मैं ये बोल सकता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट? अच्छी चीज़ है ये। यहाँ तक मेरे रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक रेवेन्यू बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे सर, टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और इसके आगे क्या होगा? अब प्रॉफिट बढ़ेंगे कि कम होंगे? इसी का एनालिसिस करेंगे। इसी को तो टोटल रेवेन्यू कर्व बोलते हैं। ऐसा ही तो कुछ टोटल रेवेन्यू कर्व देखा था, याद है? बेचारा ऐसा बढ़ता था, फिर स्टेबल होता था, फिर नीचे गिरने लग जाता था। तो ये रहा टोटल रेवेन्यू कर्व आपका। कब तक बढ़ेगा? जब तक ये बढ़ता हुआ मिलेगा। फिर कांस्टेंट कब होगा? जब ना रेवेन्यू मिल रहा ना कॉस्ट ज़्यादा लग रही, कांस्टेंट। और जैसे ही नीचे गया मतलब डिक्रीजिंग। तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आपने, मैं आपसे पूछता हूँ, डायग्नोसिस बताओ, आप डॉक्टर हो, ये एक्सरे आपके सामने है, आपने कौन से पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहिए? पहले पे करना चाहिए कि इक्वल पे करना चाहिए? इक्वल करना चाहिए। क्या पे करना चाहिए? सवाल ही नहीं पूछा, सवाल नहीं समझा? अरे वाह, तो फिर हाँ हाँ क्यों बोल रहे हैं? मेरा सवाल है बड़ा सिंपल है। मेरा आपको पूछ रहा कि आपने कितनी क्वांटिटी बेचना चाहिए। यानी अब आपको मैं बोलता हूँ प्रोडक्शन करो, तो कौन से पॉइंट तक आपने प्रोडक्शन करना चाहिए कि आपको मैक्सिमम फायदा हो, और उसके आगे जाना नहीं चाहिए आपने। और सीधी बात है, आगे जाऊं खाई में तो गिरेंगे नहीं, जहां तक जमीन है वहीं तक जाएंगे। तो कहां तक जमीन है? नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम। पॉइंट के नाम दिए ना, नाम बताओ ना। ए तक, ई तक रहेंगे, ई तक जाएंगे? क्यों सर? टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू वाला जो मेरा ग्राफ है, ये मैक्सिमम कहाँ है? ई पे मैक्सिमम है। यानी किसी भी फर्म को अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है तो इक्विलिब्रियम पे काम करना चाहिए, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट होगे। हाँ कि ना? ये दिखाता है। चलिए एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बिहेवियरल प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ? ये एक्सरे देख के बिहेवियर कैसे करेंगे आप? ग्राफ देख के बिहेवियर। अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू आर नॉट इवन, ध्यान से देखना, firm's total revenue are not enough to make good even the variable cost, it is better for the firm to shut down. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन करे तो लगती है। अब जब प्रोडक्शन करके वो वेरिएबल कॉस्ट भी आप नहीं निकाल पा रहे, फिक्स तो दूर की बात है, तो एक काम करो ना, बंद कर दो ना। अरे 10 रुपए का गुड्स बना रहे, बनने में ही 10 का खर्चा आ रहा, फिक्स तो अलग है, रेंट वगैरह तो अलग है, बनने में 10 का खर्चा आ रहा और बिक रहा कितने में? 8 में। तो उससे अच्छा तो चुपचाप घर में बैठे रहो। पैसे फेंकना है तो ऐसे ही फेंक सकते हो, काम करने की क्या जरूरत है? ठीक है, फर्म टू शट डाउन। इन अदर वर्ड्स, अब काम के शब्द सुन लो। अ कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन इफ प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब आप वेरिएबल ही रिकवर नहीं कर पा रहे, यानी आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो प्राइस आपका वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पा रहा, तो बंद करना। अच्छा, प्राइस 10 रुपया है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए की है, सॉरी 12 रुपए की है, तो आपका क्या 12 रुपए रिकवर कर पा रहे क्या? नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से करोगे? फिक्स भी तो लग रही होंगी कि नहीं? तो भैया बंद कर दो चुपचाप। बराबर है कि नहीं है? यानी मैं ये भी बोल सकता, प्राइस को मैं AR भी बोल सकता हूँ, ध्यान रखना। यानी AR इज ग्रेटर, सॉरी हाँ, प्राइस को AR भी बोल सकते हैं। यानी एवरेज रेवेन्यू जो है ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, कम है, रेवेन्यू कम है। In that case it will minimize loss because then total cost will be equal to only fixed cost and it will have an operating loss equal to fixed cost। अगर आप बंद कर दोगे तो कम से कम वेरिएबल तो नहीं लगेंगी, नहीं तो वेरिएबल भी जा रही है और फिक्स्ड भी जा रही है। बंद कर दो ताकि सिर्फ फिक्स्ड जाए। हाँ कि ना? चलिए सेकंड में देखते हैं। चलो एक सवाल का जवाब दे दो, सेकंड बंद में देखो, पहले मेरे तरफ देखो। अगर आपके प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है,
लेकिन टोटल कॉस्ट से कम है। क्या बोला मैंने? आपका जो प्राइस है, मान लीजिए आप 12 रुपए चार्ज कर रहे हैं, इधर देखो इधर देखो, बुक में देख के नहीं बताना। आप 12 रुपए चार्ज कर रहे हैं और ये आपका प्राइस है, और आपकी कॉस्ट जो है कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट, वो 10 रुपए है। लेकिन जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो 15 रुपए है। तो इसमें क्या जुड़ गई बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट जुड़ गई होंगी, वेरिएबल और फिक्स इक्वल्स टू टोटल। ऐसे केस में मुझे बंद करना चाहिए क्या कि नहीं करना चाहिए? ये सेलिंग प्राइस है, इतने में मैं बेच रहा हूं, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है। तुम बेचो या नहीं बेचो, बनाओ या मत बनाओ, ये 5 तो लगने ही वाले हैं, और ये जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे लगेंगे। टोटल कॉस्ट है। सीन आपको ये दिख रहा है, पहले में तो ये सीन दिख रहा था कि ये 8 ही था, तो इसी को रिकवर नहीं कर पा रहा तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं, तो मैंने बोला बंद कर दो यार, कोई फायदा नहीं। अब सीन दूसरा है बेटा, सीन बदल गया। सीन में ऐसा है कि अभी ये 12 हो गया है वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए? बंद कर दूं? क्यों? कहाँ है एम आर, कहाँ एमसी, बताना। हाँ, हाउ ए आर इक्वल टू एम आर कब होता, पहले ये बताओ। हम्म 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेक्निकली समझाया। अब बिना टेक्निकली भी बात कर लेते हैं गावरानी भाषा में। आपने तो एकदम सही बोला भैया, एक ऐसा इकोनॉमिस्ट बोला, ये मैं बाद में बोलने वाला था। मैं आपसे पहले ये जानना चाह रहा था एकदम नॉर्मल भाषा में कि देखो भैया, ये सेलिंग प्राइस 12 रुपया है, मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये प्रोडक्ट बनाने की 10 ही रुपया आई, वो 10 तो मेरी रिकवर हो गई, एक्स्ट्रा कितनी रिकवर हुई, 2 ज्यादा आए। मान लो मैं अगर ये बनाता ही नहीं तो मुझे टोटल कॉस्ट कितनी लगती थी? कुछ करता ही नहीं, खाली बैठा रहता, 5 रुपए लगते थे। 5 रुपए मेरे जेब से जाते थे, कितने जा रहे जेब से? 5 रुपया गया, कुछ नहीं किया। अब मैंने कुछ किया, मैंने क्या किया? प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने से मेरे जेब से कितने गए? 5 तो गए ही, 10 और गए, लेकिन आए कितने? 12 आए। मतलब टोटल गए कितने? 15, 10 + 5, और टोटल आए कितने? 12। तो नेट गए कितने? और अगर खाली बैठता कुछ नहीं करता तो कितने जाते? कम जा रहा। सेविंग हुई, सेविंग इज इक्वल टू इनकम। अरे भैया मैं बोलता हूं 5 रुपए खर्चा करो, 5 रुपए दुकानदार को, दुकानदार से आपने पूछा कितने का हुआ, तो उसने बोला 5 रुपया। फिर आप 5 देने गए तो उसने बोला चलो आप 3 ही दे दो, तो आपको कितना खुशी होगी? 2 रुपए इनकम हुई, ऐसा मन में आएगा कि नहीं, चलो बच गए 2 रुपए। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप खाली नहीं बैठते हो, कुछ करते हो, तो आपको 3 ही रुपया जाएगा, और खाली बैठते हो तो आपके 5 जाएंगे। 2 रुपए का फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? तो क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? यस। और टेक्निकली अगर इनकी बात देखें तो इनकी बात सही है। ये है आपका प्राइस, जिसको एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकता मैं, हाँ कि ना? एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल बात करना है तो मार्जिनल पकड़ लो, ए आर इक्वल टू एम आर, परफेक्टली कॉम्पिटिशन में। इट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? हाँ कि ना? क्योंकि पुराना कुछ दिया नहीं है, वेरिएबल ही मार्जिनल कॉस्ट बन जाएंगी ऐसे केसेस के अंदर। तो भैया तो फायदे में हो आप तो। और एम आर ग्रेटर देन, सॉरी, एम आर ग्रेटर देन एम सी जब भी रहता है तो हमने क्या करना चाहिए? हमने बिल्कुल बनाना चाहिए, देखो, या एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। देख लेना आगे जाकर। समझ आया ये कंसेप्ट? चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं और इसको। एफ ए आर ये सब लिख के दिया है, चिंता मत करो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? सब एमसीक्यू करेंगे तो सब एप्लीकेशन होने वाला है सब चीज़ों का।
If price AR is greater than a minimum average variable cost but less than minimum average total cost, the firm cover its variable cost and some but not all fixed cost. कुछ fixed cost तो recover हो ही रही थी, जैसे 5 में से कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी, 3 रह गई थी, कोई बात नहीं. If price is equal to minimum ATC, the firm covers both fixed and variable. मतलब अगर आपका एवरेज टोटल कॉस्ट वहाँ 15 थी और आपका प्राइस भी 15 हो रहा है, तो यानी आपने क्या कर लिया, वेरिएबल भी कवर कर लिया, फिक्स भी कवर कर लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट. हाँ कि ना. द प्राइस इज ग्रेटर. अब इससे और आगे चले गए तो वाह, मजा आ गया. मतलब ये 15 नहीं, आप ये 18 में बेच रहे हो और ये आपकी टोटल कॉस्ट है और ये आपका प्राइस है. अब प्रॉफिट. ऐसे केस में आप कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद और सरप्लस जमा कर रहे हैं. ऐसे केसेस को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में इकोनॉमिक्स में कहा गया है. क्या कहा गया है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल नहीं है, अब आप सुपर नॉर्मल काम कर रहे हो. ठीक है, देखते हैं आगे आएगा सुपर नॉर्मल. इतना आसान नहीं है सुपर नॉर्मल. ठीक है, चलिए अब थोड़ा एक प्रिंसिपल है, ये देख लेते हैं और फिर अगला यूनिट स्टार्ट करते हैं. ठीक है. The firm will be making maximum profit by expanding output up to a level where marginal revenue is equal to marginal cost. क्या ये बात सही है? एक बार ये प्रिंसिपल फिर से पढ़ो. क्या लिखा है प्रिंसिपल में? The firm will be making maximum profit by expanding output to the level where MR is equal to MC. ये ग्राफ में MR इक्वल टू MC कहाँ है? E वाले पॉइंट पे. इसका कहना है E वाले पॉइंट तक जाइए, आपका फायदा होगा, वहां तक आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. हाँ कि ना. देख लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज मतलब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज. ये टोटल रेवेन्यू बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा. कहाँ तक बढ़ रहा? जब तक MR इक्वल टू MC है. इसके आगे ये कम होना स्टार्ट हो रहा. तो सही है कि नहीं है? तो बस यही जो बड़बड़ किया था मैंने पहले, वो छाप के दिया हुआ. किसी को इस यूनिट में कोई डाउट हो तो बताओ. चले आगे, अगला यूनिट पे आते हैं. अगला यूनिट बहुत ही आसान यूनिट है, कायदे से पढ़ाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे. नहीं, सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ. अभी आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे, इतना आसान भी कोई पढ़ाते क्या? ये अपना एक्चुअली पूरा पढ़ा हुआ है. मेरे 2-3 सवाल का जवाब दे दो ये पढ़ने के पहले. अगर आपने जवाब सही दिए मतलब ये यूनिट आपको आ गया, अगर नहीं दिए तो फिर देखता हूँ क्या करते. आप बाजार में गए आम खरीदने, पेटेंट एग्जाम्पल है हमारा. आम खरीदने गए, आपको 100 किलो आम चाहिए और बाजार में 100 किलो अवेलेबल है. आपको 200 चाहिए तो 200 ही अवेलेबल है, आपको 300 चाहिए तो 300 अवेलेबल है. यू आर डिमांडिंग 100, 200, 300 एंड सप्लायर इज सप्लाइंग 100, 200, 300. प्राइस में कुछ असर होगा क्या? क्योंकि ना डिमांड ग्रेटर देन इक्वल टू सप्लाई, ग्रेटर लेस कुछ है ही नहीं. डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, प्राइस में असर नहीं होगा. आप आम लेने गए, आपने 10 यूनिट मांगे, 10 किलो, और अवेलेबल 5 ही किलो है. क्यों सर? आप मांग रहे 10, आपको जरूरत है, सप्लायर के पास 5 ही है. सप्लायर ठसन में रहेगा कि नहीं रहेगा? प्राइस बढ़ाएगा कि नहीं? लग तो रहा है, ग्राफिकली भी देखेंगे. सवाल बदल देता हूँ. आपको चाहिए 10, सप्लायर के पास 20 है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ. क्या होगा? सुबह सब्जी खरीदने जाना, बहुत भीड़ रहती है, सप्लायर कम रहते, बायर ज्यादा रहते, प्राइस ज्यादा रहता. डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा. दोपहर तक थोड़ा ढीला पड़ जाता वो, और शाम तक अगर उसकी सब्जियां नहीं बिकी तो आप 1 किलो भी लेने जाओगे तो वजन में तोलते वक्त 2 पीस ज़्यादा डाल देगा. 8 रुपए के होती तो 10 की कर दूं क्या? 2 किलो ले लो ना. ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा. बराबर ऐसा होता कि नहीं होता?
किसी को इसमें कोई शक है? शक नहीं है? पक्का? तो बस आपका काम हो गया। ये यूनिट आपको 2 मिनट में समझ जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, यही चाहिए यूनिट। क्यों डाला मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, एक चीज आपको याद है क्या बेटा? प्राइस में अगर चेंज होने के कारण डिमांड सप्लाई पे फर्क पड़ता है तो उसको हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। याद नहीं है तो एक बार याद दिला देता हूं। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं भी हो सकता है। एक बार यहाँ देख लो, सब याद आ जाएगा, पूरी नानी याद आ जाएंगी आपको। अभी देखो, ओ ये देखिए, हाँ ऐसा और ये ऐसा, ये ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। अरे हाँ की ना, ये हो गया मेरा डिमांड कर्व। प्राइस बढ़ाया, डिमांड क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। प्राइस कम किया, डिमांड बढ़ जाएंगी। सबको मालूम है कि नहीं बेटा? ये ऐसा और ऐसा। एक डिमांड कर्व बना कि 2 डिमांड कर्व बने? सर एक ही रहा, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे होने के कारण डिमांड में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन आया। और एक चीज और पढ़ाई थी, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। प्राइस इज फिक्स्ड and this is the original quantity supplied and this is my demand curve DD। प्राइस के अलावा किसी और कारण से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, प्राइस वही रहेगा, डिमांड कर्व D1 D1। प्राइस किसी भी और कारण से क्वांटिटी कम हुई, प्राइस वही रहेगा, D2 D2। राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड। सेम चीज सप्लाई को भी एप्लीकेबल होती है। प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है ना। प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम, सप्लाई कम। ये प्राइस के कारण हुआ तो समझ जाए, लेकिन प्राइस के अलावा और भी कारण हो सकते कि नहीं हो सकते? सप्लाई के हो सकते। उसके कारण, उसके अलावा कोई भी कारण हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन सप्लाई। ये मालूम है? बस ये चैप्टर में यही है बेटा, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो चलो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अरे आगे क्यों जा रहे, पीछे क्यों जा रहे? हाँ अभी इधर देखो, ये दिख रहा क्या? टेबल दिख रहा, टेबल। प्राइस 1 2 3 4 5, डिमांड 60 35 20 15 10 एंड सप्लाई 5 35 40। ये सब समझ में आ गया? प्राइस बढ़े, डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़े, सप्लाई बढ़ गई। ये तो लॉ मालूम है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला मैंने, इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि 2 रुपए पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इसी को मैं इक्विलिब्रियम बोलता, यानी ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आया? इसमें कोई शक है किसी को? तो जरा यहां एक बार देखना भला। प्राइस 10 रुपया, क्वांटिटी 100, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। बराबर है, डिमांड सप्लाई मीट कर रहा है। ठीक है, सॉरी ये सप्लाई है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये ऊपर वाला पार्ट, ये कौन ऐसा, इस पार्ट पे बेटा डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है? सप्लाई ऊपर है, डिमांड नीचे है, मतलब सरप्लस है। लेने वाले तो बेचने वाले लाइन से खड़े, लेने वाला नहीं है, तो प्रोडक्ट कमोडिटी का क्या होगा? सरप्लस ही सरप्लस रहेंगी सर। नीचे देखते थोड़ा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई लेफ्ट साइड में कम है। अब क्या क्रिएट होगा? शॉर्टेज। प्याज का अभी क्या हो रहा? शॉर्टेज करके भाव। समझ आई बात? नहीं आई कहानी? बराबर है। तो और थोड़ा इसमें काड़ी करें थोड़ी सी, चलो देख लेते हैं। ये एरिया में, ये नीचे वाले एरिया में क्या बोला अभी आपने? सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, यही बोला।
हालांकि ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, डिमांड इज ग्रेटर, सप्लाई इज लेस, नीचे वाले एरिया में। यहाँ पे सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। यहाँ सप्लाई जब डिमांड से ज़्यादा है, प्राइस का क्या होगा? क्या बात है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है, प्राइस कम होगा। अभी तो बोला बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाँ कुछ भी नहीं, इक्वल पकड़ लो, उसमें क्या, वैसा के वैसा रहेगा। चलिए फिर, ये लिखा है, अभी मैंने बोला, आपने भी एग्री किया, तो देख लेते हैं ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा। ये नीचे का पार्ट देखो बेटा, पहले सिर्फ नीचे का। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। अब आप इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया के अंदर, ये नीचे वाले पार्ट के अंदर आप सप्लाई आपका डिमांड प्राइस कितना रहेगा? इस पूरे एरिया में आपका डिमांड, ये यहाँ से पूरा इतने एरिया में आपका डिमांड प्राइस कितना? ये यहाँ पे 10 के नीचे ही रहेगा। आप डिमांड कर रहे हो, सप्लायर कितने में देना चाहेगा? इस इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया में। आप यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लायर कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, देखो 50 से 100 के बीच, और डिमांड आप कर रहे हो 100 से 50 के बीच। तो इस क्वांटिटी पे डिमांड, यानी आप कंज्यूमर क्या प्राइस मांगना चाह रहे हो, और सप्लायर क्या प्राइस देना चाहेगा? ये ऊपर वाला। ये देखो, यहाँ पे कहीं भी चले जाओ, सप्लायर का हिसाब से प्राइस यहाँ निकलेगा, तो प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे, है ना? ठीक है, और ये एरिया में आ जाओ बोलो, इधर वाले अपने, इसमें क्या हो रहा? ऊपर वाले एरिया में, सॉरी, ये मैं मिटा देता हूँ। यह सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड रहती है। ऊपर वाले एरिया की बात करो अभी। ऊपर वाले एरिया में क्या हो रहा? सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम। सप्लाई ज़्यादा ने, सप्लायर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहा है, लेकिन डिमांड कंज्यूमर ये प्राइस पे, यहाँ से यहाँ तक कितनी क्वांटिटी करेगा सर? इतनी ही करेगा, हाँ कि ना? कम क्वांटिटी डिमांड करेगा, सप्लायर ज़्यादा करना चाह रहा है, बराबर है। प्राइस क्या होंगे? कम। डिमांड ही नहीं करेगा ना, कंज्यूमर की हैसियत ही नहीं है भैया लेने की, और कंज्यूमर को लेना भी है तो ये प्राइस में नहीं लेना है, कंज्यूमर को ये प्राइस चलता। बोलो दे रहे क्या? नहीं देगा, वो इतनी सप्लाई करना चाहेगा, लेकिन कंज्यूमर ये प्राइस मांगेगा, वो ये प्राइस में देगा नहीं, वो ये प्राइस मांगेगा। ठीक है, अभी ये इसको, और अभी तो सरप्लस और शॉर्टेज तो समझ में आया कि नहीं आया? अभी प्राइस का खेल आगे देखते हैं। प्राइस के कारण चेंज नहीं हुआ तो हमने कॉन्ट्रैक्शन और देखा, और प्राइस के कारण अगर चेंज नहीं हुआ तो हमने क्या देखा था? इंक्रीज डिक्रीज। ये अभी आपको बताया था, इंक्रीज डिक्रीज। ये प्राइस के कारण हो रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सपांशन बोलते हैं। ये प्राइस के कारण जो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज डिक्रीज। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, चीज़ समझ लो, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि डिमांड पे चेंज होने से या सप्लाई कर्व के चेंज होने से प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, या प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ तो भी डिमांड सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अभी क्या पढ़ेंगे? डिमांड सप्लाई पे चेंज होने से प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। पढ़ाऊं कि एग्जॉस्ट हो गए? पक्का पढ़ाऊं? जाने दो यार, थोड़ा सा है, अभी एग्जॉस्ट हो गए, 11-20 भी हो गए, अभी रुकता हूं मैं। समझ में आया ना क्या करने वाले हम? इसमें क्या हो रहा है? प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड सप्लाई पे क्या असर हो रहा है, यहाँ पे भी प्राइस के कारण डिमांड पे क्या असर है। प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड पे क्या असर हो रहा। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? डिमांड सप्लाई पे चेंज हो रहा, उसका प्राइस पे क्या असर होगा। उल्टा चल लेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज अब यही रुकते हैं एक बार, कल के दिन हम लोग, कल भी अपनी क्लास है। कल का क्लास का टाइमिंग पता है क्या? टाइम टेबल नहीं है आपके पास? टाइम टेबल के हिसाब से ही है, कल कोई चेंज नहीं है। कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा, वैसे चेंज नहीं है, वही है एज पर टाइम टेबल। मेरी कल 9:30 से 11:30 है ना। हाँ, पहले मैथ्स है आपकी, देखना पहले टाइम टेबल एक बार, और फिर अकाउंट।